तो मैं ग्रुप बनाया था, जैसे लास्ट ईयर नहीं था आपका, लास्ट ईयर ग्रुप गलत बना बैठा था, नया नया था, मुझे नहीं पता था कैसे करें। इस बार ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसमें मीन्स तुम लोग सारे मेरे लिंक में रहोगे। देखो आपस में एक दूसरे के एक भी टेस्ट नहीं देना, चलो ठीक है छुट्टी मारो, सारे गायब हो जाते थे टेस्टों से। तो इसलिए इस बार ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया था। तो सबको अभी मैंने जस्ट एक विशेष वगैरह भेजी थी, मिल गया था मैसेज कि नहीं पहले? तो मम्मी पापा से ही पूछना, हमको जो आपके आशुतोष के है ना, तो सबके जो नंबर दिए थे, शायद एक नंबर व्हाट्सएप पे होगा, अगर वो नहीं आया, किसी को घर मैसेज नहीं मिला, तो मुझे एटलीस्ट अपने घर का ना कोई भी नंबर जो व्हाट्सएप पे है वो सेंड कर देना, ये सेंड कर देना, मैं अपने ग्रुप को उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है ना? तेरे भी दो नंबर थे, मम्मी पापा से पूछना। हाँ जी, सेम है ना? तो पूछना आया होगा फिर मैसेज। सुन रहा आपका भी, मेरे पास कार्तिक का नंबर, तेरा नाम तो उधर कार्तिक से चल रहा मेरा, तो कार्तिक के नाम से वही मैंने फीड किया था उसमें। तो ऐसे में आ गया, मेरा आपने भी पापा का ही था, निशा आपका भी था उसमें, आया मैसेज? चल अब चेक करना एक बार जाके, आदित्य आया। अब करें टॉपिक स्टार्ट, लास्ट टाइम यहाँ पे एंड किया था। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस किए थे, सिर्फ डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दी थी, उसके बाद आगे कुछ नहीं किया था। आज मुझे उसी फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल्स आगे थे। लास्ट टाइम क्या था, जस्ट थोड़ा सा अगर रिवाइज करते हैं, W इज इक्वल टू क्या था, Z क्यूब, इसको फर्दर ब्रेकअप किया था Z इंटू आई इंटू टी। एक फैराडेज फर्स्ट लॉ ये किया था, सेकंड लॉ में क्या कर दिया था, इन सबको कनेक्ट कर दिया था इन सीरीज। तो अमाउंट और सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अमाउंट और सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास लेते थे। तो ये ना सिर्फ पढ़ने के लिए कंसेप्ट रह गए थे। आज मुझे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा ना एक आपको कंसेप्ट क्लियर करना था, व्हाट डज दिस 1 फैराडे स्टैंड्स फॉर। ये जो 1 फैराडे था, ये हमारे न्यूमेरिकल का बेसिक था। व्हाट डज दिस 1 फैराडे स्टैंड फॉर, तो ये 1 फैराडे बेसिकली स्टैंड फॉर 96,500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका बेसिक था। ये बेसिकली 1 फैराडे आया कहाँ से, तो 2-3 रिएक्शंस लिखे। 2-3 रिएक्शन में मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, सोडियम प्लस, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, एक ये कंसेप्ट आ गया। सेकंड लिखकर बैठ गया कॉपर 2 प्लस, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन टू गेट फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। एक और बेसिक लिखकर बैठ गया साथ में एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन टू गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अगर ये स्टेटमेंट बोलता 1 cation of sodium gains 1 electron to get formation of 1 atom of sodium। यहाँ पे क्या था, 1 cation of cupric ions combines with किसके साथ था, 2 electrons to get formation of 1 atom of copper। यहाँ पे अगर बोलता 1 cation of aluminium gains 3 electron to get formation of 1 atom of aluminium। अजीब सा नहीं लग रहा, खाना सर क्या 1-1 बोल रहे हो, 1-1 तो आज तक कभी बोला ही नहीं। ये कि ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स, हर बार मोल की बात करते थे। तो बेसिकली क्या था, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन वाज कंबाइनिंग विद किसके साथ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे थे, 2 मोल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे थे, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और गिविंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। इसलिए 1 एटम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज़्यादा यूनिट करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो इससे मुझे एक चीज़ क्लियर होती, 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं बात करता 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? यहाँ पर एक वर्डिंग इकट्ठी कर सकता था, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरिड बाय
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, क्या लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिसमाइल था, मेरे पास कितने एक मोल में थे, एवोगैड्रोस नंबर, तो टोटल चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये हो जाएगा। इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया ना हमारे पास आ जाता है 96487 कूलम्स। फिर अब न्यूमेरिकल के 96487 आ रहा था, थोड़ा अजीब सा था, इसको जस्ट न्यूमेरिकल्स के लिए अप्रॉक्सीमेट कर दूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए, इसको न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कर दिया 96,500 कूलम। दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर 1 फैराडे। तो बेसिकली 1 फैराडे क्या था, दिस वाज चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सीबीएसई का सबसे आसान क्वेश्चन है, व्हाट डज 1 फैराडे स्टैंड फॉर। तो 1 फैराडे क्या था, टोटल चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बेसिकली स्टैंड फॉर 1 फैराडे। ये टोटल चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाज 1 फैराडे। ये मेरा ना आज न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा बेसिक था, क्योंकि ऑलवेज कंसीडर 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। तो किसी को तो स्ट्राइक कर रहा है, पहले केस में कितने फैराडे आ गए मेरे पास 1 फैराडे, इस केस में कितने आ गए 2 फैराडे, इस केस में कितने आ गए 3 फैराडे। तो तुम बच्चे ना हर बार कंफ्यूज रहते थे जब मैं नया नया पढ़ाता था, करना सर ये 1 फैराडे 1 मोल है, ये 2 फैराडे कैसे 1 मोल के इक्वल है, क्या लॉजिक है। तब से फिर ना मैंने न्यूमेरिकल से पहले ये क्लियर करना स्टार्ट किया, व्हाट डज दिस 1 फैराडे स्टैंड फॉर। तो 1 फैराडे था बेसिकली करंट या चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 फैराडे हो गया। यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन था तो 2 फैराडे हो गया, यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स आवर 3 फैराडे चार्ज कैरिड। तो मुझे किसी को तो समझ में आ रहा है, तो न्यूमेरिकल का लॉजिक मिल रहा था न्यूमेरिकल्स करने का। चार्ज ये बेसिकली क्या था, क्यू आई या टी, 96,500 कूलम क्यू आ गया। तो अगर देखो क्यू आ गया, सोडियम का एटॉमिक मास क्या था 23, कॉपर का क्या था 63.5, एल्यूमिनियम क्या क्या था 27। इसलिए कह रहा था जो फर्स्ट लॉ था वो सिर्फ पढ़ने के लिए रह गया। एक न्यूमेरिकल है बुक में पूरी दिया होगा, यहाँ पे Z डायरेक्ट गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो देते ही नहीं। तो यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास कहाँ पे घूम जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अवर मोल कंसेप्ट। यहाँ पे सिंपल मोल कंसेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। करिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट इस कंसेप्ट के, लॉजिक तो सबको क्लियर हुआ। जैसे अब यहाँ पे बता दोगे व्हाट विल बी द चार्ज रिक्वायर्ड, एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा था, व्हाट विल बी द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम 3 + 1 मोल into 1 mole of aluminium, what will be the charge required 1 mole of aluminium 3+ to get reduced to 1 mole of aluminium, क्या था 3 फैराडे 3 into 96,500 कूलम हो गया। ये एक सिंपल सा लॉजिक था न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का। करिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले एक एलिमेंट पकड़ेंगे, फिर इसको केसेस को ले जाऊंगा सोल्यूशन में, कभी एक सोल्यूशन कभी 2 सोल्यूशन, और आखिर में कितने सोल्यूशन पकड़ लेंगे 3। कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा 3 सोल्यूशन आते हैं, और 3 सोल्यूशन का क्या आ जाएगा वहाँ पर फाइंड रेशियो ऑफ दीज कंसेप्ट, इन सबकी रेशियोज फाइंड करनी आती है। अब बताओ एटलीस्ट लॉजिक तो क्लियर हुआ न्यूमेरिकल का। करिए हम एक स्टार्ट, फर्स्ट एक लिखो पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट हाँ जी चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल पहला सिंपल था, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ following processes. First 1 mole of aluminium 3+ to aluminium, 1 mole of aluminium 3+ to aluminium. Second 1 mole of MnO4 minus, 1 mole of MnO4 minus into manganese 2+,
और अब ना ये न्यूमेरिकल सारे आज जितना लेक्चर करना है बड़े आसान है। बस आपको ना हर बार वैसे टिप दे देता था। इन न्यूमेरिकल्स का टिप क्या था, जब भी न्यूमेरिकल आए पहले इनकी ना रिएक्शंस लिख लो। रिएक्शन लिखते ही मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में एल्यूमिनियम 3+ है, किसमें जा रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम। याद है आपको 11वीं क्लास से आधा डालता था कि मुझे नहीं समझ आता कहाँ पे क्या ऐड करना है। इसकी इक्वेशन बना लें। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज किया था 0, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज किया था +3 था। तो याद है मैंने आपको कहा था मैं लॉजिक देता हूँ, मेरे स्टूडेंट ने लॉजिक क्या बना रखा था, करना सर इलेक्ट्रॉन्स हर बार ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रेट क्या थी, हाई, इधर ऑक्सीडेशन रेट 0, इधर ऑक्सीडेशन रेट क्या थी, +3, यानी वी विल हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स दिस साइड। और इस प्रोसेस में यही तो नहीं था, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, रिडक्शन याद है लास्ट टाइम क्लियर किया था, क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर ही आएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -3। याद है आपको कहता था मुझे माइनस से कोई लेन देनी, तो जस्ट लुक फॉर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या था, 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो रिडक्शन के लिए 3 फैराडे। तो 3 फैराडे क्या था, 3 × 96,500 कूलम। आ गया फर्स्ट केस का आंसर। आ गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या किया मैंने, MnO4- इसको कन्वर्ट किया है, इसमें मैंगनीज 2+, क्लियर। O4- को कन्वर्ट किसमें किया, +2, क्लियर। अब यहाँ पर बताओ कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन रेट है ना, 11th क्लास में भी करते थे। ये -2 था, -8। अभी भी अगर देखो किसी को डाउट आता है करना तो कैसे, यहाँ पर x साथ में क्या था, -2 × 4 = -1। तो x = -1 और +8, घूम फिर के क्या आ रहा है, +7। ये तो यहाँ पर मैंगनीज क्या था, +7। अगर +7 था तो अब फिर मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ऐड करने हैं। तो मुझे कंसेप्ट क्लियर था, इस साइड चार्ज मैंगनीज पे +7, इस साइड चार्ज क्या था, +2। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एडेड टुवर्ड्स हायर ऑक्सीडेशन रेट। तो इधर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई, -5। माइनस से कोई लेन देन नहीं था। अगर माइनस से कोई लेन देन नहीं था तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन बेसिकली स्टैंड फॉर 5 फैराडे। तो 5 × 96,500 कूलम। आ गया न्यूमेरिकल का सबसे आसान काम। ये तुम्हारे ना CBSE के पेपर में कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्ट जनरल सा। हाउ मच फैराडे इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन या इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। एक सिंपल से लॉजिक पे न्यूमेरिकल घुमा। कुछ क्लियर हुआ, पहला सिंपल को क्लियर कर दो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ी सी अब स्टेटमेंट घुमानी शुरू कर दिया। जैसे हम नेक्स्ट है, एक और लिखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स। Calculate the charge in coulombs required. Charge in coulombs required for the oxidation of इस बार 2 गैसेस दे रखे हैं। फर्स्ट 2 moles of water, 2 moles of water to oxygen, 2 moles of water to oxygen. Second, 1 mole of ferrous oxide to ferric oxide, 1 mole of ferrous oxide to ferric oxide। क्लियर। पहले केस में क्या दिया, 2 moles of water के बेस पे। अब देखो जब वाटर इसका अगर बुक्स में देखो कैसे कैसे रिएक्शन अलग फॉर्म में लिखे मिल जाएंगे। इसको अगर ब्रेक करूँ तो क्या मुझे हाइड्रोजन साथ में हाफ O2 का कंसेप्ट आ रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन और हाफ O2 लिख दूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ये कंसेप्ट तो क्लियर ही नहीं हो रहा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और अगर लॉजिकली ब्रेक करता हूँ, वाटर ये मुझे क्या दे रहा है, 2H+, साथ में क्या दे रहा है, O2-, यही दे रहा है। अगर ये O2- दे रहा था तो ये बेसिकली मेरे पास क्या घूम रहा है, यहाँ पे O2- था। तो अगर ये O2- था, ये बेसिकली ब्रेक करके मुझे क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, साथ में क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पर हाफ O2 का कंसेप्ट आ रहा था।
आ रहा था। मैंने कितने मोल ले रखे वाटर के 2, तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आ रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब किसी बुक में तो ना सारा लॉजिक देके ऐसे रिएक्शन लिख रखा है, किसी बुक में क्या किया उसने ये सारी रिएक्शन इकट्ठी कर दी। कैसे, इधर मैंने लिख दिया आपको H2O, इसने मुझे ब्रेकअप करके क्या दे दिया ट्वाइस H+, साथ में क्या दे दिया हाफ O2, और साथ में क्या दे दिया, लिख सकता था इस रिएक्शन को ऐसे। याद है ऐसे रिएक्शन आपके साथ मैंने एक और लिखा था जब वो डिफेक्ट्स कराता था सॉलिड के डिफेक्ट्स में जिंक ऑक्साइड को पकड़ा था। याद है इसको कैसे कैसे ब्रेकअप करता था, कहता था किसी बुक में तो दे रखा है Zn2+, साथ में क्या होता था यहाँ पर हाफ O2, ये आता था साथ में हाफ O2, क्लियर, हाफ O2 माइनस, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट घूमता था साथ में, करता था इसका, सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पर O2 माइनस ऐसे करके, या फिर यहाँ पे क्या, चलो इसी को अगर यहाँ पे लॉजिकली हाफ O2 ऐसे लिखता था, या फिर क्या था अगर लॉजिकली पूरा लिखना है तो जिंक ऑक्साइड टूट कर क्या दे रहा था Zn2+, साथ में क्या देता था O2 माइनस, तो ये जो O2 माइनस है ये ब्रेकअप करके हाफ O2, साथ में क्या दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके ना पेपर में बड़ी रिएक्शंस आ जाती है, तो रट्टे नहीं लगते, बस लॉजिकली रिएक्शंस को ब्रेक कर दो। तो एक स्टूडेंट ने तो क्या किया, यहाँ पे कह दिया खन्ना सर 2 फैराडे आ गया, तो 2 फैराडे आंसर आया। मैंने इस बार 2 मोल्स पूछे थे, ये सारा कंसेप्ट किसके बेस पे आया था 1 मोल, दैट मीन्स अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर है तो ये 2 फैराडे से क्या हो जाएगा 4 फैराडे, तो दैट मीन्स फर्स्ट केस में मेरे पास आंसर क्या आ गया 4 फैराडे, दैट इज 4 × 96,500 कूलम आ गया फर्स्ट केस, सिंपल। ये बस आपको ना ऐसे रिएक्शंस लिखने आने चाहिए। ये देख यहाँ पे ना बुक में ये रिएक्शन ऐसे दे दिया, वाटर में क्या दिया हाइड्रोजन प्लस हाफ O2, इससे तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना था। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा हमेशा एनाइज करते हैं, तो क्या था यहाँ पे वाटर H+ और O2 माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे O2 माइनस बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया हाफ O2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए इसके, क्लियर। तो वाटर ने बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन दिया था 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे, 4 फैराडे क्या था 96,500 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हो गया पहला केस, सिंपल है, क्लियर। अब शायद किसी को सेकंड केस ट्राई कर रहा होगा, सेकंड केस क्या लिख कर बैठा था 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड इनटू फेरिक ऑक्साइड, क्लियर। तो देखो यहाँ पे 1 मोल किसका था फेरस का Fe2+, किसमें जा रहा है Fe3+, इधर चार्ज क्या घूम रहा है +2, इधर चार्ज क्या घूम रहा है +3, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इस साइड X, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो है कोई मुश्किल, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, तो 96,500 कूलम। अब तो कुछ क्लियर हुए, सिंपल से न्यूमेरिकल, हाँ जी सबको क्लियर। अगर क्लियर है अब धीरे धीरे इन्हीं को स्टेटमेंट्स में घुमा दूँ कैसे। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अभी तक तो देखा हर न्यूमेरिकल में सीधे मोल्स देता जा रहा था, अब मोल्स ना देकर आपको थोड़े से कंसेप्ट घुमाने शुरू कर दूँ, कभी मास दे दें, या 11th क्लास से याद है सोल्यूशंस के न्यूमेरिकल करते थे मोलारिटी के, तो मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे देते थे, तो वहाँ से भी तो मोल्स फाइंड करते थे, क्या था थर्मोडायनेमिक्स में ये कंसेप्ट यूज़ किया, वहाँ पे एसिड और बेस दे देते थे, वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो मोल्स निकालते थे हाइड्रोजन, मोल्स निकालते थे हाइड्रोक्साइड के लिमिटिंग एजेंट के बेस पे न्यूट्रलाइजेशन करते थे। इक्विलिब्रियम में जाके आता था एसिड और बेस दे दिए, आपको आइडेंटिफाई करना होता था pH इंक्रीज कर रहा है या pH डिक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते थे मोल्स हाइड्रोजन के कितने हाइड्रोक्साइड कितने, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा मोल्स, और अगर एसिड ज़्यादा था तो pH पक्का डाउन आ जाएगी, अदरवाइज pH विल इंक्रीज। इस साल JEE के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन एक आया ऑन द बेसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस कंसेप्ट, क्लियर। तो अब बताओ एटलीस्ट लॉजिक तो मिला नेक्स्ट न्यूमेरिकल का भी, क्लियर। लिखो एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मेनी कूलम्स of electricity are required
how many coulombs of electricity are required for first, इस बार फिर आपको दो केसेस दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट, complete oxidation of 90 grams of water, complete oxidation of 90 grams of water। सेकंड, इसी में सेकंड पार्ट, complete reduction of 100 milliliter, complete reduction of 100 milliliter of 0.1 molar KMnO4, 100 milliliter of 0.1 molar KMnO4 solution। अब देखा पढ़ाते हो मैंने बड़े अच्छे केस, पहले रिडक्शन के दिए फिर ऑक्सीडेशन, सीधे मोल्स दे दिए। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या किया, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे करके मोल्स के कंसेप्ट ही खत्म कर दिए पकड़ कर। क्लियर? और याद है वाटर का बेसिक लॉजिक तो याद था, वाटर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी, 2 फैराडे, है ना। यहाँ पे दिया 90 ग्राम्स, तो आ जाएंगे 5 मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 90 को डिवाइड किससे कर दूँ, 18 से। कितने मोल घूमगे यहाँ पर, 5 मोल्स, 5 मोल घूमगे। अगर 5 मोल्स घूम गए तो दैट विल बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी दिस टाइम। 1 मोल के लिए क्या था, 2 फैराडे, तो 5 मोल्स के लिए कितने आ जाएंगे मेरे पास, 10 फैराडे। 10 इंटू 96,500 कूलम आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल का तो आंसर। अब देखा सेकंड में, पहले अगर बेसिक क्लियर करूँ, यहाँ पे क्या था, MnO4 माइनस, है ना। जब मैंने पहले न्यूमेरिकल दिया उसमें तो मैंने खुद दे दिया MnO4 माइनस को कन्वर्ट किया, इसमें मैंगनीज 2 प्लस, है ना। इसको मैंने रिडक्शन में लिखा नहीं, और मुझे पता था मैंगनीज तो घूमता हमारे पास +2 भी है, मैंगनीज +4 भी घूमता है। क्लियर? तुम लोग बताओगे मैंगनीज स्टेबल किस फॉर्म में है ज़्यादा, मैंगनीज किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल बैठा है, मुझे भी नहीं पता। मुझे मैंगनीज का एटॉमिक नंबर याद है, क्या था एटॉमिक नंबर मैंगनीज का, 25। 11th क्लास से याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पकड़ता था ये डी ब्लॉक की सीरीज, स्कैंडियम से लेकर जिंक। और इस साल भी ना हमारे CBSE के पेपर में 2 साल से हो रहा है, ये स्कैंडियम से लेकर ना जिंक की सीरीज में बड़े क्वेश्चन आ रखे हैं। सीरीज देखा पूछ रहे थे कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट मैक्सिमम शो करता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैंगनीज 25 था, इसकी याद है कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन तो पक्का 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 18 हो गए, अब आगे किसकी फिलिंग आएगी, 4s2 18 और साथ में 2 20, साथ में क्या आ गया 3d5। क्लियर? अब अगर यहाँ पर मैं कन्वर्ट करता हूँ मैंगनीज +2, तो ए स्टूडेंट कहता है करना सर कॉन्फ़िगरेशन लिखो 4s2 3d3। ए स्टूडेंट कहता है करना सर लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन और 3d5। किसकी बात मानूं, है ना, क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लॉस्ट, कहाँ से, फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, यानी ये कंसेप्ट ठीक लिखा है। अब तुम लोग बताओगे ये ऊपर वाला स्टेबल था या ये, है ना, क्योंकि ये कम्प्लीटली हाफ फिल नहीं हो रहा। इसलिए ना जब पेपर में मैंने आपको कंसेप्ट नहीं दिया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मैं MnO4 माइनस जब खुद केस डाल रहा हूँ तब तो मैंगनीज +4 दे दूँ, हो सकता है कोई मेथड फॉलो कर दूँ, रिएक्शन बीच में रोक दूँ। क्लियर? और जब आपको खुद क्या रखा है, ये रिड्यूस करके क्या देगा, तो आपको पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा दैट दिस मैंगनीज +2 हैज गॉट मैक्सिमम स्टेबिलिटी और दिस वाज कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसलिए देखना जब इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, ये मैंगनीज डिप दे देता है मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही नहीं करने देता। कहता मेरे पास तो आगे स्टेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड बैक कर लेगा। अगर होल्ड बैक कर लेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस कम हो जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट पे डिप मार जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी डी ब्लॉक पे। पर आज ना क्योंकि दूसरे रूम में एक ने मुझे रोक दिया, करना था आपको कैसे पता था मैंगनीज +2 है, मैं तो +4 लेके करूँगा। जब मैंने मेंशन नहीं किया, आई मीन यू हैव टू कीप लॉजिक इन माइंड दैट दिस 3d5 वाज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी एसोसिएटेड हाफ फिल्ड होने के साथ। क्लियर? तो अब देखो पहला केस तो बड़ा अच्छा नहीं लिया था, सीधा 1 मोल MnO4 माइनस लेकर सॉल्व कर दिया। इस बार मैंने आपको मोल दिए ही नहीं, है ना, मोल ना देकर मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं दे दिया। हाँ जी, क्या कंसेप्ट दिया इस बार, वी आर हैविंग 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर
KMnO4 क्लियर। तो एक शॉर्ट को ना मेरे साथ अब तक घंटा लग जाता है करने का। अब जब भी फाइंड करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, सर आप जब भी मोल्स फाइंड करते हो आप क्या करते हो 100 मिलीलीटर इंटू 0.1, 100 मिलीलीटर इंटू 0.1 और डिवाइड क्या कर देते हो पकड़कर 1000 मिलीलीटर से और आंसर निकाल देते हो 0.01 मोल्स। क्लियर। ये 11th क्लास से आपके साथ लॉजिक क्लियर कर रहा था, अब भी करूँगा। देखना इस चैप्टर में आगे एक आध चैप्टर में और यही कंसेप्ट आता है। ये सुन खन्ना सर ये मुझे याद नहीं, तो तुम लोग मुझे मोडालिटी की डेफिनेशन बोल दोगे? क्या थी मोडालिटी? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट मीन्स 1 लीटर। मैंने वॉल्यूम किस में दे रखा है मिलीलीटर, तो जनरल लॉजिक मेरे पास क्या था 1000 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन्स क्या था 0.1 मोल ऑफ KMnO4। ये मैंने कितना वॉल्यूम दिया आपको 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल कंटेन 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर इनटू 100 मिलीलीटर मोल्स ऑफ KMnO4। ये तो मैंने किया 0.1 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या कर दिया 1000। ये बड़ी बार आगे न्यूमेरिकल्स में यूज आया। क्लियर। तो ये 11th क्लास से आपके साथ ये कंसेप्ट करते थे। थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल में भी और इसके कौन से भी आपके ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आ जाता था एसिड बेस के बेस पे। और एक आज और पकड़ लिया यहाँ पे मोल्स लिए वॉल्यूम का कंसेप्ट कर दिया। निकाल लूँगा मोल्स। अब तो तुम में से शायद कोई बता देगा क्या आंसर आएगा इसमें, है ना। पहले क्या घूम रहा था मेरे पास याद है 5 फैराडे। 5 फैराडे क्या था 5 इंटू 96,500 कूलम। ये 1 मोल के लिए था, है ना। मुझे कितने मोल के लिए करना है इंटू, अब तो क्लियर हुए न्यूमेरिकल्स कैसे थे ये। इसलिए जितने मैंने अभी तक कराए मोस्टली आने का चांस अगर है तो ये लास्ट वाला था जहाँ पर सॉल्यूशंस का कंसेप्ट दे दें, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दें। क्लियर। अब एक मुझे भी कंफर्म हो जाएगा हाँ क्लियर है सबको। हो सकता है इसी रिएक्शन में, है ना, इसी रिएक्शन में मैं खुद कह देता 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोल KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे क्या कर दूँ मैंगनीज +4। तब यहाँ पे कहाँ पे चेंज करूँ, है ना। अब 5 नहीं रहा, इधर क्या था 7, इधर क्या था 4। 7 और 4 में डिफरेंस किसका आ रहा है 3। तो दैट मीन्स अब 5 के प्लेस पे यहाँ पर मुझे 3 फैराडे लेकर चलना पड़ेगा कि नहीं। कुछ क्लियर हुआ सारे केस। ये भी ना मेरे सिर्फ न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था। Here we were calculating quantity of charge required for our given reaction। अब इस क्वांटिटी को आगे रिलेट कर दूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, है ना। तो ये 10th क्लास का बड़े कॉमन क्वेश्चन आता था। कॉमन क्वेश्चन क्या आता था स्पून है, इसके ऊपर कोटिंग करनी है किसकी गोल्ड की या सिल्वर की। तो क्या होता था इसको कैथोड पे रख दूँ, सोल्यूशन किसका ले लें AgNO3 का। AgNO3 क्या देगा Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जितनी मुझे इस पर डेपोजिशन करनी है थिकनेस या मास उसी बेस पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे। ये तो न्यूमेरिकल आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब इम्पॉर्टेंट है। 3 केसेस देने मैंने आपके साथ। पहला एक ही सोल्यूशन, सेकेंड टाइम 2 सोल्यूशन, थर्ड टाइम है सेम न्यूमेरिकल आ जाएगा 3 सोल्यूशंस के बेस पे। करें अब एक स्टार्ट सिंपल न्यूमेरिकल से। सबको क्लियर तो हो गया लॉजिक पक्का। एक लिखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a solution of copper sulfate is electrolyzed, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes, is electrolyzed for 10 minutes with current of 1.5 amperes, with current of 1.5 ampere. What will be the mass of
copper deposited at cathode, what will be the mass of copper deposited at cathode? क्लियर। अब देखो हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल के टिप्स देता रहता था। सॉलिड स्टेट में कहता था यूनिट सेल्स ड्रॉ कर लो, सॉल्यूशन में कहता था न्यूमेरिकल करना बाद में, अगर कुछ परसेंटेज है पहले उसे ब्रेकअप कर दो, तो ग्राम ग्राम या ग्राम वॉल्यूम का कंसेप्ट आता था। ऐसे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आसान है। जो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है इसे पहले तोड़ ताड़ दो, तो कौन सा दिया इस बार आपको CuSO4, तो ब्रेकअप कराओगे क्या देगा ये मुझे एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। एक दे देगा मुझे यहाँ पर Cu+2, साथ में क्या दे देगा SO4 2-, मुझे यहाँ पर लेन देन किससे है कॉपर 2+, इसलिए याद है पहले लेक्चर में सारी रिएक्शन प्रोड्यूस कराई थी, टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉपर 2+, इसमें क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन टू गेट फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। आगे बेसिक रिएक्शन, अगर बेसिक रिएक्शन आ गई ये क्या था 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 2 फैराडे बेसिकली क्या था 2 × 96,500 कूलम्स, ये आ गया। सेकेंड कॉपर का एटॉमिक मास, ये हमें पेपर में मेंशन है 63.5 ग्राम्स पर मोल। क्लियर। क्या पूछा अब मैंने, हाँ जी, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर। दिया चार्ज, ये शो कहता नहीं दिया, तो जब ये नहीं दिया जाए दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती, तो ध्यान से देखो मैंने चार्ज नहीं दिया, क्यू नहीं दिया, तो मैंने आपको कंसेप्ट तो क्लियर किया था W = ZQ = Z × I × T, तो Q = I × T का जो कंसेप्ट दे रखा था। क्लियर। तो ए स्टूडेंट को अब देखो ये लिखते ही मुझे मिल गया बुक में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया होगा। क्लियर। क्या किया उन्होंने बुक में पहले क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकाल दी, तो अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना था Q वाज गिवन बाय I × T, I कितना दिया आपको 1.5 एम्पियर्स, टाइम कितना दिया 10 मिनट, मेरे जैसा स्टूडेंट तो 10 मिनट करके बैठ गया, है ना। पर जिस स्टूडेंट को ध्यान में था कि खन्ना ने कूलम का बेसिक दिया था एम्पियर सेकंड है, अभी मुझे टाइम हर बार यहाँ पर क्या चाहिए सेकंड्स में, अगर सेकंड चाहिए तो इंटू 60 सेकंड, ये घूम फिर के मेरे पास कितना आ जाएगा 9, हाँ जी ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया करके 9 आ गया 900 कूलम। अगर 900 कूलम्स आ गया अब तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क खत्म, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 900 कूलम्स। इसलिए आपको कहा था सारे न्यूमेरिकल किसके बेस पे थे मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट का मुझे ना फॉर्मूले याद नहीं रहते, बस कंसेप्ट याद था। जो चीज़ गिवन है ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिसे फाइंड आउट करना है उसे हर बार कहाँ रखो राइट हैंड साइड, बस अपने आप आंसर्स आते जाएंगे। कैसे, अभी भी अगर किसी को था क्लियर इसकी सर स्टेटमेंट कैसे घुमाएंगे, तो मेरे पास क्या आ गया स्टेटमेंट इस बार 2 × 96,500 कूलम्स ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स कितना करता है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। क्लियर। मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है 900 कूलम्स विल डिपॉजिट 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96,500 कूलम इंटू, आ गया कूलम के साथ कूलम कट गया, हाँ जी आ जाएगा आंसर। और ये अगर आंसर कैलकुलेट किया ना दिस कम्स आउट टू बी 0.296। क्लियर। अब बताओ क्लियर हुआ कैसे न्यूमेरिकल सिंपल थे, बस ऐसे एक और दो सेल्स लेते थे। कुछ क्लियर हुआ। और तुम लोग ये टेबल बनाते जाना, टेबल बना के ना अब देखो नेक्स्ट आगे जब न्यूमेरिकल करूँगा हो सकता है मैं यहाँ पे मास दे दूँ, मास देकर इधर का कंसेप्ट पूछ ले कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज या कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ करंट पास, कर सकते थे ऐसे कि नहीं, पर हर बार ऐसे लेट ही आया करना भविष्य दोनों का है। मुझे भी यही लग रहा था, मैं क्या पेपर अब तो इनके नंबर भी नहीं लग रहा कहीं, क्लासेस मत छोड़ो इसके लिए, मैं मुझे था कह रहा था मैं क्या पेपर, हाँ पर वैसे करा था। आज कितने बजे पहुंचा है, क्यों सोया था घर, फिर
मैंने ना दांतों का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया RCT, और पता कब जा रहा हूँ, चाहता दिन में करा के जेन्युइन रीज़न लेकर 3-4 दिन छुट्टी करके बैठ जाता है क्योंकि मैं तो अब RCT करा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। फिर मैं रात को 7 बजे बाद जा रहा हूँ, हमारी क्लास के बाद 7:30-8 बजे 3-4 दिन कंटिन्यूटी में जाना है। सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि रात को जब कर देंगे दांत का बुरा हाल कर देंगे तो सुबह तक फिर एक्टिवेट हो जाओ, दोबारा से रीएक्टिवेट रीचार्ज हो गए, फिर पढ़ाने लायक हो जाओ। ये तो बड़ा सॉलिड बहाना था कि तुम 3-4 दिन घर आराम करता बैठ के, तब भी आया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा तो टाइम मैनेज करो कि अपनी क्लास के टाइम पहुँचो सारे। ये पता क्या, मैं न्यूमेरिकल कराता जा रहा हूँ, आए लेट तो थोड़ा इससे तो जल्दी आ गया, आज का लेक्चर भी किया आज से, है ना। तो एटलीस्ट छुट्टियाँ मत करो और टाइम पे आओ सारे। देखो या तो वो करना, अगर आप भी तो मौज मस्ती में पढ़ा रहे हो, आप कौन सा सीरियसली पढ़ाते हो, या दूसरे दिन छुट्टी है या बातें करके भगा देते हो, हमें पढ़ाया तो है ही नहीं, है ना। मुझे थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना शुरू करो। पता क्या, नहीं तो तुम बच्चों का ये हाल देखे मैं तो सॉलिड वार्निंग मेरे पास इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं तो भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े मारने की, पर बैठ लूँगा मैं भी घर पर, मेरा तो दांत का हो जाए, मैं क्या करूँ थोड़े दिन, पर फिर भी यार, है ना। और अभी भी क्लास लेने से पहले ना वो डॉक्टर ने मेडिसिन भी दे दिया, कहता है ये खा लोगे ना 3-4 घंटे पता नहीं लगेगा, गोल मार के आ जाओगे, घर आके रात को दर्द होगी, तब तक फिर सो जाना, सो के फिर सुबह एक्टिव। ये थोड़ा सा तुम लोग भी मेरे साथ मैनेज करोगे, मैं केयर करता हूँ। तो अब बताओ सबको क्लियर हुआ न्यूमेरिकल? एक और करें, अब धीरे धीरे क्या करेगा, इनको 2-2, 3-3 सेल्स पे घुमा देंगे। एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स containing 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स containing, इस बार कौन कौन से सॉल्यूशन दे दिए, एक AgNO3 containing AgNO3 silver nitrate and copper sulfate solution. Silver nitrate and copper sulfate solution are connected in series, a steady current of 2.5 amperes, a steady current of 2.5 amperes was passed through them till 1.078 grams of silver, till 1.078 grams of silver gets deposited. फर्स्ट पार्ट जो इसका सॉल्व करना है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, इसी का एक और पार्ट सेकंड क्या दे दिया, व्हाट वेट ऑफ कॉपर will get deposited, और एटॉमिक मास दोनों के मेंशन क्लियर। तो जैसे न्यूमेरिकल आएगा लिख दूंगा। अब आपको ना क्या कहा था, मुझे ना बुक का नहीं याद रहता कि क्या क्या स्टेप किए, आपको एक स्टेप दिया था, कौन सा सॉल्यूशन दिया है, AgNO3, एक कौन सा दिया, कॉपर सल्फेट। तो देखो AgNO3 ये टूट कर क्या देगा, Ag+, साथ में क्या देगा, NO3-। दूसरा कौन सा दिया आपको, कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट ब्रेक करके क्या दे देगा, Cu2+, साथ में कौन सी आयन देगा, सल्फेट। मैंने किसकी डेफिनेशन पूछी है, आवर मेटल्स, अगर मेटल्स की डेफिनेशन थी Ag+, इसमें क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। कॉपर 2+, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। क्लियर। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन था, बेसिकली क्या था, 1 फैराडे था, तो ये क्या आ गया, 96,500 कूलम, और इसका हमें एटॉमिक मास 107.8 ग्राम गिवन। ऐसे अगर इधर का भी लॉजिक लिखता, 2 × 96,500 कूलम, कॉपर का एटॉमिक मास क्या था, 63.5 ग्राम। क्लियर। अब तुम लोग बताओगे, ये तो मैंने सारी जनरल इंफॉर्मेशन दे दी, मुझे अब क्या मेंशन है एक्स्ट्रा, डेपोजिशन मेंशन है किसकी, सिल्वर की।
कितना सिल्वर डिपॉजिट किया मैंने 1.078 ग्राम। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज आ सकती थी। और इस न्यूमेरिकल में ना तो मैंने कॉपर डिपॉजिट दिया है, ना मैंने आपको चार्ज का कंसेप्ट दिया है। पता क्या होता है, जब ऐसे 3 सेल्स आते हैं तुम लोग पेपर में कंफ्यूज क्या होते हो, खन्ना सर बेसिक सेल कौन सा लेकर चलना है कि किसको पहले पकड़े। अब तुम लोग सोच कर बताओ, मैं इसको पहले पकड़ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ या इसे, है ना, तो इसमें तो कुछ भी नहीं दिया, इसमें एटलीस्ट क्यू तो आ सकता है। तो इसलिए देखो मेरा सेकंड लॉ इसलिए पढ़ाया था, मैं भी कह रहा था भाई डेफिनेशन है बुक में से रट्टा लगा लो, मैं तो न्यूमेरिकल करता हूँ स्टार्ट, है ना। और ये लॉजिक मैंने सेकंड लॉ में नहीं पकड़ा था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्ट करते हैं कहाँ पर, सीरीज में, जो चार्ज इधर फ्लो करेगा सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस। मीन्स अगर मैं पहले क्यू निकाल लूँ यहाँ पे, अगर क्यू निकाल लिया तो क्यू इधर भी आ जाएगा, ये तो अमाउंट डिपॉजिट आ जाएगा। सिर्फ यही पूछा है, टाइम भी पूछा। अगर टाइम पूछा तो क्यू अगर आ गया, साथ में आपको आई दे रखा है, क्यू और आई आ गया, आ जाएगा टी भी। ये मैं ना अपने में ऐसे फंसता था न्यूमेरिकल में, मैं लॉजिक कोई नहीं पकड़ता था। तब बुक में बड़ा क्वेश्चन डी में जो सॉल्ट एग्जाम्पल पकड़ लिया, सीधे पर वो रट्टे लगा क्लियर। और पहला शब्द भूल जाता था किया गया। अब तुम मेरे सब कुछ सही करना, पहला शब्द जो मर्जी करूँ, चाहे करंट फाइंड करूँ चाहे कॉपर डिपॉजिट, पहले मुझे ये चार्ज तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बेस पे सारा न्यूमेरिकल था। अगर इसी के बेस पे न्यूमेरिकल था तो मुझे ना अब कौन चल आदित्य आप ही बता दो, मुझे स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही, इसको सॉल्व कैसे करूँ। अभी एक टिप दिया था, जो चीज़ गिवन है कहाँ पे लिखो, हर बार लेफ्ट साइड, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे कहाँ रखो, हर बार राइट हैंड साइड। तो मुझे क्या गिवन था, वेट गिवन है, तो लिख सकता था यहाँ पे बेसिक 107.8 ग्राम ऑफ सिल्वर डेपोजिशन रिक्वायर्स, हाँ जी लिख दो, डेपोजिशन रिक्वायर्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 96,500 कूलम्स, है ना। मुझे कितना मटेरियल डिपॉजिट करना है, हाँ जी 1.078 ग्राम। तो दिस वुड रिक्वायर 96,500 कूलम्स बाय 107.8 इंटू 1.078 कूलम कट गए क्लियर। तो ये घूम फिर के कितना रह गया, आ गया 965। अगर ये 965 आ गया तो ये खत्म, कितने आ गए मेरे पास कूलम्स, आ गया फर्स्ट पार्ट। अब आ गया आपकी मर्जी, एक स्टूडेंट क्या कहता है, खन्ना सर पहले तो दे रखा है आपने हाउ लॉन्ग दिस करंट फ्लोज, क्लियर, हाउ लॉन्ग दिस करंट फ्लोज, हाउ लॉन्ग, हमें फॉर्मूला यहाँ था Q इज इक्वल टू क्या था, I इंटू टी, क्लियर। तो T इज इक्वल टू Q बाई I, क्लियर। तो Q कितना दे रखा है 965 कूलम, एम्पियर कितने दे रखे हैं आपको, हाँ जी 2.5 एम्पियर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, हाँ जी किया किसी ने, है ना, तो 386 आ रहा है ना। तो ये मेरे पास करके 386 क्या आ गया सेकेंड्स, है ना। पर आपको याद है कहता था कंपटीशन में बड़ा हम लोग कम करेंगे, आप लोगों को 386 सेकंड नहीं दिया होगा, वहाँ पे 386 क्या दे दूँगा मिनट्स, सारे आंसर मिनट्स में होंगे। और मेरा जैसा उसमें पता क्या 386 आया, 386 में टिक लगा देगा, वो पढ़ा ही नहीं, मैंने सेकंड दिए ही नहीं, मैंने कंपटीशन में सारे आंसर किसमें घुमा दिए, मिनट्स में। तो अगर मिनट्स में इसे भी एक्सप्रेस करता तो ये घूम फिर के मेरे पास क्या आ जाएगा 6 मिनट्स और साथ में 28 या 26 क्लियर। इसलिए ना कॉम्पिटिशन में तुम्हारे आगे कई स्टूडेंट के न्यूमेरिकल जो 30 आने हैं, 30 में जो 2-3 जो ऐसे गलत हो जाते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, सब 386 टिक तो लगा दिया, तो 386 सेकेंड्स था, मैंने कंपटीशन में सारे आंसर घुमा दिया मिनट्स में। तो अब तो क्लियर रहेगा कैसे था, क्लियर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब ठीक है, मुझे सेकंड पार्ट नहीं आ रहा, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वो कैसे करें, है ना। क्या था मुझे यहाँ पर, अब चार्ज का कंसेप्ट तो आ गया,
सेल्स को कनेक्ट किया था सीरीज में। अगर सीरीज में जो चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस। और अब क्लियर हुआ आपको क्यों अगर डालता हूँ कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप में ले जाओ। मेरे जैसा मैं आपके जगह में होता मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके बैठ जाता है ना। ये 965 कॉमन आ रहा है, बड़ा अच्छा कट आया था, पर जब सारा मल्टीप्लाई करके बैठ गए खुद ही न्यूमेरिकल को मुश्किल करके बैठ गए। इसलिए ना एक आदत रखो मेरे साथ, कैलकुलेशंस हमेशा लास्ट स्टेप में ले जाओ, बड़ी बहुत कॉमन चीज़ें कट आ जाएगी। ये जैसे ये था। अब आशुतोष फिर मुझे नहीं आ रही स्टेटमेंट लिखनी, लिखवाओगे स्टेटमेंट क्या लिखूँ कॉपर डिपॉजिट करने के लिए? हाँ जी आशु कैसे लिखूँ? हाँ जी ये तो कर लिया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। हाँ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हाँ डिपॉजिटेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या था ये फाइंड क्या करना है? मास। जब मास फाइंड करना है, अभी एक टिप दिया था, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे कहाँ रखना है आपको? राइट साइड। आप तो पहले बोल रहे थे, तो पहले हमेशा क्या है जो क्वांटिटी गिवन है तो क्या आएगा? पहले मेरे पास 2 × 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट्स कितना करता है? 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर। क्लियर? मुझे अब किस लिए फाइंड करना था आशु? 965 कूलम्स। तो दिस वुड डिपॉजिट कितना कर देगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96,500 कूलम इंटू 965 कूलम। कूलम कट के आंसर खुद ही घूम जाएगा किसमें? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। क्लियर? ये आप नहीं, मैं भी आपके जहन में पता नहीं क्या क्या गलत करता था, इसलिए एक लॉजिक दे रखा बस। क्लियर? यूनिटरी मेथड का जो चीज़ गिवन है ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिसे फाइंड आउट करना उसे आप बार रखो राइट साइड। ये लेफ्ट साइड आ गया गिवन और राइट साइड आ गया जो फाइंड करना। क्लियर? इसलिए आपको अगर वो स्टेटमेंट लिखते हैं तो फंस जाते हैं सेकंड लाइन में जाते। क्लियर? तो इस केस में अगर सॉल्व करोगे 0.29 नहीं होगा, फिर चेक कर 0.31 आएगा, 3175 ग्राम। अब तो क्लियर हुए कैसे थे न्यूमेरिकल्स? क्लियर? इसलिए अभी एक और आसान पकड़े, कितने सेल कनेक्ट किया था अभी तक? 2। अब आखिर में कहता था कॉम्पिटिशन में किसके बेस पे आ रखा है? 3। और 3 के बेस पे पता है क्या वहाँ पे आ रखा है? फाइंड द रेशो ऑफ दीज कंसेप्ट, मासेज डिपॉजिट या और द रेशो ऑफ द फैराडे। वैसे मेरे को अगर यही घुमाता आपको 3 केस, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, इतना लॉजिक तो क्लियर हो रहा है। 1:2:3 ये आएगा फॉर चार्ज का ये कंसेप्ट आएगा। ये चार्ज का कंसेप्ट किसके लिए आया? 1 मोल के लिए, है ना। तो कॉम्पिटिशन में क्या हो गया? सेम न्यूमेरिकल देखो, सिल्वर का 1 फैराडे था Ag प्लस, कॉपर का 2 फैराडे था, एल्यूमिनियम का क्या था? 3 फैराडे। इन सब से 1-1 मोल डिपॉजिट हुआ और उन्होंने पेपर में पूछ दिया फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 3 मोल डेपोजिशन। जब 3 मोल कर दिए तो एक का तो क्या हो जाएगा? 3। ये 2 फैराडे किसके लिए था? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए 2, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 2/3 का कंसेप्ट, सॉरी ये 6 आ जाएगा, 6। ऐसे 3 फैराडे जब था, 3 फैराडे 1, तो 3 मोल के लिए 9, तो रेशो आ जाएगी 1 नहीं मेरे पास। ये सिंपल सा ये न्यूमेरिकल आ रखा था आपके कॉम्पिटिशन में। क्लियर? ऐसे करके कंपटीशन में ना स्टेटमेंट पता क्या एक आध स्टूडेंट छोड़ आता है कहना सर इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे, ये CBSE में आएंगे ऐसे बड़े न्यूमेरिकल। कंपटीशन में सारी चीज़ें होल नंबर पे घुमा देते हैं, होल नंबर पे घुमा के सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो वैल्यूज पुट करके निकाल दो आंसर। 1:6:9, 1:6:9, इससे सिंपल रेशो और जाती भी नहीं। कुछ क्लियर हुए कैसे आपने? एक और पकड़े आप, वो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल क्या आ जाएगा जहाँ पर 3 सेल्स कर दे। अब एक चीज़ क्लियर हुआ, जब 2 थे या 3 थे, पहले इन तीनों में पकड़ना पड़ेगा बेसिक सेल। बेसिक सेल भी जिसके बेस पे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद बाकी तो जैसे मर्जी कर दे। एक और करें इसी बेस पे, लिखो एक नेक्स्ट। अब 2 से कितने सेल्स आ गए मेरे पास? 3। 3 cells, 3 electrolytic cells, 3 electrolytic cells
A, B, C, 3 electrolytic cells A, B, C containing electrolytes इस बार इलेक्ट्रोलाइट्स आपको क्या क्या दे दिए, जिंक सल्फेट, सेकंड में सिल्वर नाइट्रेट और थर्ड में दे दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली were connected in series clear. A steady current of 1.5 amperes was passed through them till 1.45 gram of silver gets deposited. 1.45 gram of silver gets deposited at cathode of cell B. क्लियर. अब तुम लोग बताओ, अगर मेरे साथ थोड़े से भी क्लियर होते क्या क्या पूछूं, क्या क्या फाइंड कर सकते थे. क्लियर. एक तो गुड मास आ गया. कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपॉजिट. Calculate the mass of zinc and copper deposited at their respective electrodes. बस फिर कुछ और भी चार्ज किए बिना तो ये न्यूमेरिकल होगा ही नहीं. हाँ, तो और फिर तो ये भी कहते हो कहना सर एक्शन भी लेनी चाहिए. हाँ, और टाइम भी पूछ सकता था. इसलिए देखो लास्ट टाइम याद है जो मेरे साथ लिमिटिंग एजेंट्स के न्यूमेरिकल ऐसे रोक देता था. तुम लोगों से पूछता था क्या क्या फाइंड करना है. याद है लिमिटिंग एजेंट में तीन चीज़ें फाइंड करते थे. लिमिटिंग एजेंट, सेकंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, थर्ड क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. इसलिए यहाँ पर भी एटलीस्ट अब तो लॉजिक क्लियर हुआ. और क्या पूछ सकता था, हाउ लॉन्ग दिस करंट इज टू बी पास थ्रू गिवन सॉल्यूशन. हाँ जी. अब देखो मुझे भी ना इस साल का अभी कुछ भी नहीं पता. इतना बड़ा न्यूमेरिकल आ गया. बुक में करोगे उन्होंने आधा पेज भर रखा है इस न्यूमेरिकल के लिए. पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन शो कर दी. क्लियर. तो मुझे ना कुछ लॉजिक कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. आपको टिप दिया था कि इन सबको बस कन्वर्ट कर दो किसमें गिवन इक्वेशन. एटलीस्ट आप इतना तो टाइम सेव कर लें कि जहाँ पे जो जिंक था ये बेसिक रिएक्शन क्या आ जाएगी, Zn2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव फॉर्मेशन ऑफ Zn. यहाँ पर सेकंड केस में क्या आ जाएगा, Ag+ गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन गिव फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर. और एक लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉपर 2+. इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ कॉपर. ये रिएक्शन तो आ जाएगी मेरे पास, है ना. अगर ये रिएक्शन आ गई यहाँ पे पक्का है 2 × 96,500 कूलम. जिंक का मुझे एटॉमिक मास गिवन था 65.3 ग्राम. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का 96,500 कूलम. इसका क्या गिवन था 108 ग्राम. ये नेक्स्ट का 2 × 96,500 कूलम. इसका गिवन था 63.5 ग्राम. क्लियर. अब फाइंड किया गया करने के लिए कहा आपने एक क्वांटिटी ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, एक आपको क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, है ना. सिल्वर का भी यही का है. सिल्वर का गुड गिवन था. कितना गिवन है, 1.45 ग्राम. तो क्लियर. अब देखो ये सिर्फ टेबल बनाते, किसी को तो लॉजिक मिल रहा होगा इतना बड़े न्यूमेरिकल को करना क्या.
पहले सिल्वर से स्टार्ट करूंगा, इससे आ जाएगा क्यू। देखो सिर्फ कंसेप्ट देके आंसर ही लिख दूं। यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्यू। एक बार क्यू आ गया, हाउ लॉन्ग दिस करंट फ्लोज, क्यू आ गया, करंट आपको देखा 1.5, टी भी आ जाएगा और ये क्वांटिटीज फाइंड करनी अब तो आसान हो जाएगी। चार्ज कनेक्टेड इन सीरीज है, क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेंशन, अपने आप निकाल सकता था, मिल गया पूरे न्यूमेरिकल करने का एक लॉजिक। और ये था पक्का, पहले स्टेप में तो मुझे पक्का सिल्वर को लेकर चल रहा है, तो मुझे ना अब फिर जब मतलब मुझे अब फिर स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही, इसको कैसे स्टार्ट करूँ न्यूमेरिकल को। 96,500 कूलम डिपॉजिट्स कितना कर रहा है 108 ग्राम। मुझे कितना डिपॉजिट करना है 1.45 ग्राम। फाइंड क्या करना है चार्ज। अभी लॉजिक दिया था, जो चीज़ गिवन है कहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन था वेट, अगर वेट गिवन है तो क्या आएगा 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डेपोजिशन। सिल्वर डेपोजिशन रिक्वायर्स, इसलिए मैं आपको कहता था मुझे ना बुकिश लैंग्वेज याद नहीं रहती क्या है, अपनी वर्डिंग बना लो। रिक्वायर्स कितना रिक्वायर है 96,500 कूलम्स। मुझे किसके लिए फाइंड करना है फॉर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। दिस विल डिपॉजिट क्या आ जाएगा मेरे पास 96,500 कूलम्स बाय 108 ग्राम इंटू 1.45 ग्राम कट गए, आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। और इसे अगर सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी 12956 कूलम्स। आ गया फर्स्ट पार्ट क्लियर दक्ष, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे तो मेरे पास आ गया, क्या आ गया मेरे पास 12956 कूलम्स क्लियर। तो अभी यहाँ का तो कंसेप्ट आ गया मेरे पास 12956 कूलम्स, यहाँ पर का कंसेप्ट आ गया 12956 कूलम्स है ना। 129 पॉइंट आएगा सर 6 किसका 129.6 होगा। अच्छा सॉरी ये पॉइंट, अब पॉइंट ये आ गया मेरे पास क्लियर। अब मैंने पूछा क्या है, ये तो पूछा ही नहीं था क्यों, है ना। क्या पूछा था हाउ लॉन्ग दिस करंट फ्लोज, तो हाउ लॉन्ग दिस करंट फ्लोज लक्ष्य क्या था फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो T इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास Q बाय I। Q कितना दे रखा है 1295.6 कूलम्स और I कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर। आ जाएगा टाइम भी, हाँ जी क्लियर। तो अगर यहाँ पे T फाइंड करोगे ये आ जाएगा यहाँ पर, हाँ जी P है 863 पॉइंट आ गया 863.7 सेकेंड्स। इसको भी अगर मिनट्स में कन्वर्ट कर दूँ तो मिनट्स में अगर कन्वर्ट कर दिया ये आ जाएगा 40 मिनट्स और साथ में हम किसी में 23 किसी में दे रखा है 24। अब तो क्लियर हुआ पहला पार्ट तो, हाँ जी सबको। अब ना दूसरे ग्रुप में तो एक आध स्टूडेंट है, हाँ जी कर दो सर अब सिर्फ इस पार्ट को। अब देखो एक स्टूडेंट तो इतना करके ना मुझे कहता खन्ना सर अब बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन मत शो करो। एक ने तो मुझे यहाँ पे क्या कह दिया खन्ना सर क्वांटिटी ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, क्वांटिटी ऑफ जिंक डिपॉजिट उसने तो मुझे लिखवा दिया सीधा 65.3 ग्राम बाय 2 इंटू 96,500 कूलम इंटू 1295.6 कूलम। कूलम के साथ कूलम कट गया, आंसर निकाल दिया। ठीक किया या गलत किया, हाँ जी। सिर्फ मैंने स्टेटमेंट ही लिखी इतनी बड़ी बार बार, क्या स्टेटमेंट लिखते थे दिस इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स कितना करता था 65.3, दिस विल डिपॉजिट मूल कंसेप्ट ही नहीं अप्लाई किया सिंपल। या लिखूँ मैं भी फिर पूरी स्टेटमेंट क्लियर, या लिख दूँ पूरी क्लियर। अगर ये क्लियर था तो यहाँ पर ना अगर जिंक का करोगे दिस कम्स आउट टू बी 0.438 ग्राम क्लियर। अर्चित अब ऐसा कर मुझे कॉपर की आप दिखा दो यहाँ पे फिर
क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, निकाल दूँ इधर भी डायरेक्ट। हाँ जी, क्या कर दूँ, 63.5 ग्राम डिवाइड 500 कूलम इंटू 1295.6 कूलम आ जाएगा मास। क्लियर। ये अगर फाइंड आउट किया ये आ जाएगा घूम फिर कर 0.426। अब बताओ कुछ क्लियर हुए अभी तक? देखा एक पूरा कंसेप्ट कर दिया क्लियर, और तो बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस और बड़े आसान न्यूमेरिकल थे। बस ध्यान क्या रखना था, जो आपको सेल दे रखा है उसको ब्रेकअप कर दो आयंस के बेस पे। आयंस में ब्रेकअप करके न्यूमेरिकल का एक ही लॉजिक था, जो चीज़ गिवन है ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिसे फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। अभी 2-3 से पूछा, देखो तुम लोग ये स्टेटमेंट लिखने में फंस रहे थे, पता क्या, अभी एक दूसरे ग्रुप में भी है 2-3 स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे क्या कहा जब सॉल्यूशंस का टेस्ट दिया, कहते करना सर कभी हम लोग फॉर्मूला ब्रेकअप, शायद आपके ग्रुप में एक था फॉर्मूले लिखने भूल रहे थे, दूसरे ग्रुप में एक स्टूडेंट था कहना सर मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती। पता क्या, अब इसका तो कोई हल नहीं है, घर पे कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे लास्ट टाइम का एक न्यूमेरिकल दिया था उसमें 26/100, इधर 26/100, इधर शायद 35/114 था। ऐसे करके इसको देखो सॉल्व करने के, ये दो तो आसान नहीं हो, 0.26 रह गए, ये 35/114 था, है ना। अगर यहाँ पे एक ज़ीरो कर दूँ, तो ये आंसर घूम फिर के क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1। थोड़ा सा लॉजिक नहीं मिल रहा, 2 से जाएगा, 2 से जा रहा, 0.2 घूम रहा, 0.2, थोड़ा सा हिंट तो मिल रहा है न्यूमेरिकल करने का। ऐसे करके सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करने मैं भी आपकी साइड में बैठ जाता हूँ 35.00, अगर 00 में फंस जाता हूँ हमारे पास। आपको शुरू से कह रहा हूँ मुझसे जीरो के कंसेप्ट नहीं होते, मैं हर चीज़ को होल नंबर में ले आता हूँ ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो वो स्टूडेंट एक मिल गया मेरा भाई दूसरे ग्रुप में, करना सर मैं तो कैसे करता, कैलकुलेशन ही नहीं हुआ मुझसे। तो पता क्या, 11th क्लास में सिर्फ 4 चैप्टर्स है न्यूमेरिकल्स के, 4 चैप्टर, एक दिन लगा दो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने में। अब आगे छुट्टियाँ भी तो आ रही है जून जुलाई में स्कूलों में, तो एक दिन लगेगा सारा। जैसे डेस्टी का न्यूमेरिकल याद है, A क्यूब तक घूमते हैं। जब A क्यूब है आपको लॉग टेबल करा रखा है, नहीं तो थोड़े दिन रुक जाओ, 1-2 दिन बस। लॉग के न्यूमेरिकल जहाँ पे भी आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आधा घंटा नहीं लगेगा। हम लोग पहले लॉग टेबल ही रिवाइज करेंगे, लॉग टेबल रिवाइज करके फिर आप लॉग के बेस पर सॉल्व कर दो, घर पे प्रैक्टिस करो। पढ़ के कुछ नहीं मिलना, पढ़कर भूल भर जाएंगे, लिख कर, जितना लिख कर पढ़ोगे। अभी आपके कईयों के मम्मी पापा से बात हुई, इस बार ना एक मैंने ये भी चेंज करना है, एक संडे टेस्ट नहीं रखा करूँगा, टेस्ट ना रख के आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग। तो मैंने ना ये देखा मैं अकेले ही लगा रह जाता हूँ, बाद में साल बाद क्या कई जगह से ब्रेक भी लग जाता है मेरे पे, करना सर आप शॉर्ट पड़े रहे बच्चों के साथ, टेस्ट के लिए डाटा क्यों नहीं इनको। अब बताओ तुम्हारे मम्मी पापा के कईयों के फ़ोन आ गए, मैं उसमें क्या जवाब दूँ। तो इससे ना एक मेरा ये होगा कि थोड़ा सा ना आपका इंजेक्शन और बढ़ जाएगी। फिर मैंने इस बार सोचा शायद मैसेज कर दूँगा इस संडे या नेक्स्ट संडे एक PTM रख दूँगा, उसमें हम लोग बस। और ये नहीं कि मुझे शिकायतें लगाने का शौक़ नहीं है, तुम बच्चे इतने मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हो, कहीं भागते हो क्लासेज से, पर किसी के घर पे ऐसा फ़ोन नहीं करता कि ये शिकायतें नहीं। मुझे ये कि हम लोग अच्छे टर्म पे चलें उससे, तो एटलीस्ट पता क्या, मम्मी पापा आपके मुझे कोई कंप्लेंट खूब होती है, घर के भी लाइन लगी होती है कंप्लेंट्स की। जैसे अब ये मुँह नीचे करके बैठा है सबसे आगे, तो करना सर ये घर में हमारी सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है घर पे। और इसकी बात नहीं कर रहा सबके साथ, ये मेरा बेटा ही नहीं सुनता जो 10th क्लास में है, वो भी भागा रहता खेलने कूदने इधर उधर। और RCT मैं करा रहा हूँ, तो में से एक आध स्टूडेंट का भी फ़ोन आ गया जिनके कल था, करना सर कराए, और उसको घर पे कोई टेंशन ही नहीं है, कराए कि नहीं, आगे स्वेलिंग देके हंस रहा है, बल्कि पिटाई हुई है किसी से, मैं आम पिटाई हुई है, तो कॉटन वूटन बजा रखी थी, ऐसा स्वेलिंग हुई पड़ी। और ये कर रहा मैं शावर में गया, ये हाल है आजकल के बच्चों के। तो तुम लोगों को ना देखो मम्मी पापा से कोई ब्लेम नहीं, बस ये है कि हम लोग मिलकर तुम्हारा अच्छा हो जाए किसी तरीके। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था मयंक करके, वो स्टूडेंट पता क्या, जो मयंक उसके घर पे मैंने मैसेज नहीं किए, वो लेक्चर्स लगाने नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, उसके मम्मी पापा कब आए टेंशन में, जब दिसंबर में मैसेज किया स्कूल से कि आपके बेटे को रोल नंबर नहीं मिलेगा। फिर आए मेरे पास, मैं कहा मैम जून जुलाई की एडमिशन हुई,
मैं आपको घर मैसेज डाल रहा हूँ कि ये टेस्ट देने नहीं आ रहा, और दिवाली के आसपास से तो आना ही बंद कर दिया उसने। तो मैंने उनके घर मैसेज भी डाले कि ही इज़ नॉट कमिंग इन क्लासेज, और किस्मत अच्छी क्या रही, मैंने वो मैसेज डिलीट नहीं किए। ये तो क्या बार कई बार क्या होता है, हैवी हो गया वो, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा और डाटा इकट्ठा हो गया, डिलीट कर देता हूँ। वो मैंने डिलीट नहीं किए क्योंकि उसका एक फ्रेंड भी आ रहा था, वो कहता खन्ना सर ये ना क्लासेज अटेंड नहीं कर रहा, घूम घाम के चला जाता है। मैं घर मैसेज कर रहा था, उसने मेरा नंबर घर पे ब्लॉक पे डाल रखा था, तो घर पे नंबर पहुंचा नहीं। और उसके मम्मा खुद टीचर है यहाँ पे किसी स्कूल में पढ़ाते, अब तो 5th क्लास है। तब उसके मम्मा आके ना जब बैठे, अगर मैम देखो ना तो मैंने आपको फीस के लिए कोई मैसेज दिया, मैंने आपको ये एब्सेंट का मैसेज भेजा, आपने भी रिस्पॉन्स दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसके मम्मा यहाँ आके मुझे ज़्यादा रोए भी क्या नज़र इसको कराना तो है। उसने मेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था लेक्चर रिकॉर्डेड का। उसने क्या किया, फिर दिसंबर में जब झटका लग गया, 2-3 महीने कंटिन्यूटी में आके सारे लेक्चर्स देखे, यहाँ पे लेक्चर्स देखे और फिर पेपर दिए। अब मेरे ख्याल अच्छे स्टूडेंट्स से होके जा रहा है मेरे पास। उसका कार्तिक के ग्रुप में था मैं, तो उसका एक फ्रेंड आता था सक्षम, वो मुझे कहे खन्ना सर ये कहीं पे ट्यूशन नहीं जा रहा, ये ना स्कूल में भी नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या कर रहा है। फिर मैंने उसके मैसेजेस सिर्फ सेव करके रखे हैं। तो तुम लोग ना इस बार मैंने देखा, देखो एक के मम्मा इन्वॉल्व हुए दिसंबर में जाकर, दिसंबर में भी इन्वॉल्व होके एटलीस्ट वो स्टूडेंट अब अच्छा निकल गया, है ना। तो मुझे यह कि दिसंबर में अगर वो एक पेरेंट्स से बात करके इतना अच्छा रहा, अगर तुम्हारे सबके पेरेंट्स से स्टार्टिंग से लिंक रहेगा तो पक्का अच्छे निकलेंगे। तो रखूँगा शायद इस संडे या नेक्स्ट संडे। तो अब बताओ इन न्यूमेरिकल्स तो हुए क्लियर, कर सकते थे। अब थोड़ा सा इनको घुमाना शुरू करें। अभी तक तो बड़ा अच्छा सारा बोल किसमें दे रहा था, मास में। ज़्यादा 11th में मोल में, मास के साथ और किस किस के साथ रिलेट करते थे मोल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेज या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। तो जहाँ जहाँ मास का कंसेप्ट था वहाँ पे मैं वॉल्यूम का भी कंसेप्ट दे सकता था अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि नहीं कि एक मोल में मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर या 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो फाइंड कर दो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है फॉर गिवन वॉल्यूम। कर सकते थे रिलेट। एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी लिखो एक नेक्स्ट। In the electrolysis of acidulated water, it is desired to obtain acidulated water, यानी वाटर में एसिड ऐड कर रखा है बस। और मैंने आपको पहला केस ही याद करो, यही कराया था, एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। जब एक्वस H2SO4 था किसके एसिडुलेटेड यानी तो उसमें एसिड में वाटर ऐड कर रखा है। एसिडुलेटेड वाटर इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 cubic centimeter per second, at the rate of 1 cubic centimeter per second under STP conditions. What should be the current pass through given solution? अब देखो जितने पीछे न्यूमेरिकल्स किए है ना, उन सब में मासेस, करंट पास, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी, टाइम डायरेक्ट दे रहा था सारी चीज़ें। इस न्यूमेरिकल में मास टाइम कुछ भी नहीं दिया आपको, सारी स्टेटमेंट घुमा के दे दी। एक टिप दे रखा है कि जो एसिडुलेटेड वाटर है कौन सी गैस इवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कर रहा है तो देखो लॉजिकली ये रिएक्शन तो लिख सकता था ट्वाइस H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक स्टूडेंट अब भी रोक देता खन्ना सर कैसे ये रिएक्शन बना दी। ज़्यादा पहला लेक्चर एसिडुलेटेड का, मैंने H+ H2SO4 कौन से ऐड देता था H+,
सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन से आयन देता था, H+, तो H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ज़्यादा लॉजिकली मैंने पूरी रिएक्शन लिखी थी, H+ गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ H, वो स्टेबल नहीं था, इमीडिएटली कंबाइन कर गया सेकंड H, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आ गया, रिएक्शन तो आ गई ये। अगर रिएक्शन ये है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया, 2 × 96,500 कूलम। ये इस बार हाइड्रोजन को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया, क्या पूछा हाइड्रोजन का कंसेप्ट, ये कैलकुलेट हाउ लॉन्ग करंट, कैलकुलेट द करंट पास टू गेट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इस बार गैस की बात क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम कर रहा था तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, 11th में किया था, 11th में किया था कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते थे, 22,400। क्लियर, मैंने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग दिस करंट फ्लोज, हाउ लॉन्ग, सॉरी क्या दिया, व्हाट वुड बी द करंट पास, मुझे आई फाइंड करना है, तो आई फाइंड करने के लिए पक्का है ये फाइंड करना पड़ेगा, ए और यहाँ पे भी ये लगा के बैठ गया करना था, ये भी नहीं दिया, कुछ दिया यहाँ पे, गुड, तो मैंने आपको रेट दिया, मुझे चाहिए रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ क्या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी दे दिया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ जी दे दिया ये क्यूबिक सेंटीमीटर का कंसेप्ट। अब अभी जो कई स्टूडेंट को डाउट आ रहा था अंकुश, अब आप करा दो कैसे निकालूँ क्यू, कैसे, मुझे स्टेटमेंट लिखा दे, मुझे स्टेटमेंट नहीं आती लिखनी, 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना था, 2 × 96,500 कूलम। तो मुझे बस ये वर्डिंग सुनी थी, मैं क्या अब भी सुनिए कोई स्टूडेंट पहले ये लिखवा दे, जो चीज़ गिवन थी कहाँ पे आनी थी, लेफ्ट हैंड साइड, तो आगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन 2 × 96,500 कूलम बाय 400 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये करके आ गया कूलम्स। ये और ये अगर फाइंड आउट करोगे आ जाएगा मेरे पास 8.616 8.616 कूलम्स आ गए। क्लियर, मैंने ये पूछा है, मैंने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट पास, करंट अगर करंट है तो मुझे क्लियर था Q = I × T, I = Q/T, Q तो मेरे पास आ गया 8.616 कूलम, टाइम क्या दे रखा है पर सेकंड के बेस पे। क्लियर, तो इस बार देखा आखिर में जब न्यूमेरिकल तक आ रहा था सारी चीज़ों को तोड़ ताड़ कर देना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर ये क्या आता 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड का तो घूमते क्या 8.616 एम्पेयर से यहाँ पे। अब तो क्लियर हुए कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे थे, हाँ जी सबको के नहीं क्लियर। तो अब देखो यहाँ इसके बाद एक आध और थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल पकड़े, क्लियर तो हुआ यहाँ तक सबको, पता क्या इसके बाद यहाँ तक जब तक मैं न्यूमेरिकल कर रहा था सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही थी, मुझे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके मुझे अमाउंट डिपॉजिट दे रही थी। तो याद है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जहाँ से ये पास करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं आता, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी तो हो रही है। तो यानी यहाँ पे तो मैं सारी एफिशिएंसी रिएक्शन की क्या ले रहा था 100%, पर धीरे धीरे क्या हो सकता है जो न्यूमेरिकल नेक्स्ट है वो CBSE में कभी नहीं पढ़ा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा पिछले 5-6 साल से। क्लियर, तो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में ये न्यूमेरिकल्स बड़े आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। फिजिक्स में पक्का किया होगा एफिशिएंसी का, तो कार्नोट सिंड्रोम आता था, पता नहीं 11th में आता था या 12th में, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे है ना, आउटपुट बाय इनपुट, या मैं बोलता था इनपुट बाय आउटपुट या आउटपुट बाय इनपुट, मुझे हर बार कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं ध्यान क्या रखता हूँ एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो जब भी तुम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हो, अगर तुम्हारी आ रही है इनपुट बाय आउटपुट मेरे जैसे बोल रहे हो तो, या आउटपुट बाय इनपुट है, तो क्या था अगर वो एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा आ रही फिर पक्का तुम लोगों ने गलत लिख दिया, उनको पकड़ कर रिवर्स कर दो। ऐसे ही यहाँ पर है एफिशिएंसी अगर 100% आ गई तब तो कोई डाउट ही नहीं, दैट में सारा केस आइडियल दे रखा है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी, पूरा का पूरा अमाउंट आ रहा है। पर एक्चुअल में क्या था मुझे इतना तो पता है जहाँ से करंट पास करे और कुछ है या नहीं,
हीटिंग इफेक्ट तो है ही है ना, हीटिंग इफेक्ट तो है, अभी कुछ ना कुछ लॉस है, तो पक्का है एफिशिएंसी 100 से तो कम आएगी। तो तुम लोगों का भी अगर मेरे जैसा हाल है, बस सिंपल यार को जब भी एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हो इट शुड बी इन फ्रैक्शन या लेस देन 100, तो लेस देन 100 आनी चाहिए। और देख लो कैसे 100 से कम आ रहा है, ऊपर नीचे वाली टर्म्स इकट्ठा लगाने की जरूरत नहीं। करिए थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल कि अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स को रिलेट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, कि सारा मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ क्या एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। इस फिजिक्स में किया होगा पक्का, तो आई का कंसेप्ट आता है हीट के बेस पे एच में आई स्क्वायर आके पता नहीं क्या आता था कि जो करंट पास कर रहे वो एच के साथ जरूर आएगा, वो ग्राफ से नहीं आता, एस की शेप सा बना है ना, एस की शेप सा थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, फिजिक्स भूल भाल गई करते थे ना उस बेस पे। करें एक न्यूमेरिकल टिपिकल सा, लिखो एक नेक्स्ट अ करंट ऑफ 4 एम्पियर्स current of 4 amperes was passed, current of 4 amperes was passed for 1.4 amperes was passed for 1.5 hours, for 1.5 hours, for 1.5 hours through solution of copper sulfate, through solution of copper sulfate when 3.2 grams of copper, when 3.2 grams of copper gets deposited, 3.2 grams of copper gets deposited, calculate the current efficiency, calculate the current efficiency। ये इस बार सोल्यूशन कौन सा दिया, कॉपर सल्फेट। देखो पहले तो बेसिक रिएक्शन लिख लें, हर बार का न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले बेसिक रिएक्शन क्या था, Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, क्योंकि जनरल लॉजिक्स लिखता, यहाँ पे जो कॉपर था ये कितना था 63.5 ग्राम, 2 क्या था 2 इंटू 96,500 कूलम, यही कंसेप्ट था ना। अगर ये कंसेप्ट था क्लियर, अब मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, है ना। मैंने कितना चार्ज पास किया 4 एम्पियर, कितने लिए 1.5 आवर, ज़्यादा मुझे आवर तो चाहिए नहीं, मुझे सेकंड तक लेकर जाना है, इंटू 60 करना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट ना सोच कर आंसर देना, एक स्टूडेंट मुझे क्या होगा करना, सर ये कंसेप्ट आपने इधर का दे रखा है, ये कंसेप्ट इधर का दिया, ये तो 100% एफिशिएंसी पे था, ये तो 100% था। मैंने अब आपको क्या दिया, मैंने 4 एम्पियर करंट पास किया 1.5 आवर्स के लिए, अमाउंट डिपॉजिट क्या हुआ, ये सामने कह दिया फाइंड करंट एफिशिएंसी। मुझे नहीं पता मैंने आपको आइडियल केस दिया या नॉन आइडियल, यानी मुझे अब ये नहीं पता कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट था या नहीं था। तो क्या था, अगर 63.5 ग्राम था तो एग्जैक्ट चार्ज कितना रिक्वायर्ड था, दिस मच, तो 3.2 के लिए एग्जैक्ट चार्ज निकाल लूँ कितना चाहिए, अपने आप आ जाएगी एफिशिएंसी के नहीं, हुआ लॉजिक क्लियर के नहीं। एक शॉट करना सर ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो फाइंड क्या करना है, कुछ भी नहीं हुआ क्लियर। तो क्या था इस बार मैंने आपको कहा फाइंड करंट एफिशिएंसी, हो सकता है वो 100% भी आ जाए, दैट मीन्स अगर इसके थ्रू सॉल्व करूँ सेम आंसर भी आ सकता है, पर चांसेस कम ही है। तो जब मैंने करंट एफिशिएंसी किया तो अब थोड़ा सोचकर आंसर दोगे, ये वैल्यू ज़्यादा होगी या ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, हाँ जी नीचे वाली ये वैल्यू जब दी है तो 3.2 आ रहा है क्लियर, तो ये वैल्यू तो पक्का करंट ज़्यादा दे रखा है, यहाँ पे कम नहीं आएगा, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ो क्लियर। या अभी चलो छोड़ो इतना भी सोचना ही नहीं है, तो जस्ट मैंने आप लोगों को ये फाइंड करना था, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर, ये 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर रिक्वायर्स कितना था 2 इंटू 96,500 कूलम, 3.2 grams will require 2 into 96,500 coulomb by 63.5 gram into 3.2 grams, ग्राम और ग्राम कट गए, तो
तो ये आपके पास आ जाएगा घूम फिर कर, ये किसी ने 9726 कूलम्स, क्लियर, ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, आ गया मेरे पास 9726 कूलम्स। ऐसे एग्जैक्ट 4 एम्पियर था, इनटू क्या था 1.5, 4 एम्पियर इंटू 1.5 इंटू 60 इंटू 60 आ जाएगा, ये भी कूलम्स में आ जाएगा। ये अगर किया तो कितना आ रहा है 21600 कूलम्स। मैंने फाइंड क्या करनी है, करंट एफिशिएंसी, क्लियर। तो ए स्टूडेंट मुझे देखो करंट एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए, करंट एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए ए स्टूडेंट मुझे क्या करना था, करो ये 9726 कूलम्स बाय 21600 कूलम इंटू 100। ए कहता नहीं सर 2160, किसकी बात मानूं, है ना, क्यों, क्योंकि नीचे वाला अगर किया गया तो मोर देन 100 आ जाएगी। मोर देन 100 तो कभी एफिशिएंसी आती नहीं, या तो 100% या 100% से क्या ना कम। मैं आपके सही में ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे भर जाता था एफिशिएंसी में, रट्टा लगाता था, अब भी भूल रहा, पता नहीं इनपुट बाय आउटपुट होता था या आउटपुट बाय इनपुट, मुझे कभी नहीं याद रहता था। तो मैं क्या न्यूमेरिकल में बस यही देख रहा था, अगर वो 100 से ज़्यादा आ रहा है तो मीन्स मैंने इनपुट और आउटपुट गलत कर दिया पकड़ के। तो तुम लोग भी जो मेरे साथी हो तो ऐसे बेस्ट है, एफिशिएंसी कभी 100 से ज़्यादा तो आ गई, अगर 100 आ गई तो केस तो आइडियल आ गया, हो सकता है ऐसा भी आ गया न्यूमेरिकल, क्लियर। तो जब ये सॉल्व करोगे ना फर्स्ट केस पर, फर्स्ट ये आंसर आ जाएगा घूम के इज इक्वल टू, ये किसने ट्राई 45। अब बताओ कुछ क्लियर हुए आखिर तक आपके न्यूमेरिकल्स एफिशिएंसी के बेस पे सबको, या है किसी को अभी भी डाउट? हाँ जी, सबको क्लियर, एक आध और पकड़ लिया इसी कंसेप्ट को, यहाँ तक तो क्लियर हुआ सबका। एक आध न्यूमेरिकल बस रहेगा, वो करके तो फिर नेक्स्ट लेक्चर का एक आध न्यूमेरिकल और साथ में इसके बाकी के कंसेप्ट आ जाएंगे। एक साथ आप ना, आप चलो आप सारी फिर ये कर देना, देखिए अगर कोई नंबर है व्हाट्सएप पे, है ना, तो मुझे वो नंबर SMS कर देना ताकि मैं वो नंबर ऐड कर दूँगा, ठीक है, वो नंबर कर देना चाहिए, यही कहना था बस, ठीक है। एक साथ कोई एक्स्ट्रा क्लास का भी कहा फ्राइडे को, किसकी, किस चीज़ की, कंपटीशन तो वर्ड गलत टीचर दे देते, मैं वो नहीं, थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल और कर दें, कंपटीशन वर्ड नहीं यूज़ करना, तो सिर्फ थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन पकड़ेंगे सॉल्यूशंस के, ये 10 बजे। तो जिसका वो पेपर या टेस्ट है वो कोई बात नहीं, और एक साथ अब जो फीस रहती है वो भी सारे ले आओ, ठीक है। परम भविष्य